मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। जो जेपीएससी पेपर 1 के लिए क्लासेस चल रहे थे इंडियन हिस्ट्री के, वहाँ पर आज मुग़ल साम्राज्य शुरू होने वाला है। उस संदर्भ में हल्की फुल्की चर्चा कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की मेंबरशिप भी आप लोग प्राप्त करें ज्वाइन बटन के माध्यम से। उससे कई लाभ वर्तमान में भी प्राप्त होंगे और भविष्य में भी प्राप्त होंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में अगर बात किया जाए तो निश्चित रूप से जो मध्यकाल में मुस्लिम राजवंशों की स्थापना हुई उसमें मुगल साम्राज्य सबसे सफल राजवंश माना जा सकता है। एक अंतर इसमें जो था दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य में, उसको हमेशा याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा जहां सुल्तान की उपाधि ली गई थी, वहीं मुगल काल के शासकों के द्वारा बादशाह या पादशाह की उपाधि ली गई। इसका अर्थ ये है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो थे खलीफा को मान्यता देते थे। ये खलीफा कहाँ के हो सकते थे? तो सिंपल सा था, या तो बगदाद के, मिस्र के, या जहाँ भी उनका स्थान रहा हो। ओके, लेकिन मुगलों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद को बादशाह माना, यानी कि खलीफा के समकक्ष माना, यानी कि मुस्लिमों के नेतृत्व करता हुए स्वयं को मानते थे, न कि किसी और को, किसी अन्य पद को। ये ध्यान रखना है। मुगल काल में जो आपको पढ़ना है, सामान्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो निश्चित रूप से जो इसके प्रारंभिक शासक थे, कुछ महत्वपूर्ण शासक, वहीं से प्रश्न रहते हैं। पहला हुआ बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद आपका हुआ अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, बाकी जितने भी बहादुर शाह से जो आपका स्टार्ट होता है वह उत्तर मुगल काल के बादशाह कहे जाते हैं, जब अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा था। बाबर का भी कहाँ पर था बेस? अफगानिस्तान में था। ओके, और यह तैमूरलंग का वंशज था। तैमूरलंग के द्वारा 1398 ईस्वी में भारत पर अटैक हुआ था, तो यहाँ पर सैद वंश की स्थापना हुई थी। बाद में सैद वंश के अंतिम सुल्तान के द्वारा बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता का त्याग कर दिया गया था और लोदी वंश की स्थापना हुई थी। तो देखिए यहाँ पर बाबर बार बार अटैक कर रहा था। फरगना का शासक था, ये बार बार अटैक कर रहा था, इसे पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इधर राणा सांगा के द्वारा जब 1518 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया धटोली की लड़ाई में, तो इसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, राणा सांगा में। उससे लगने लगा कि कहीं एक उपाय है जिससे दिल्ली पर कब्जा किया जा सकता है। ठीक है, और वह उपाय था, ठीक सेम टू सेम कहानी चल रहा है। ओके, जैसे जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था और उससे प्रतीत हुआ था कि यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को हरा कर चला जाएगा, जैसा कि होता आया था। लंबे समय से आक्रमणकारी आते थे, जीत करके चले जाते थे लूटपाट करके। तो वही चीज़ उसने भी सोचा था, जयचंद ने भी। अब यही चीज़ यहाँ पर सोचने वाला दो था, एक हिंदू शासक था, एक मुस्लिम शासक था। ओके, राणा सांगा का भी यही सोच था कि वह आएगा, इब्राहिम लोदी को बाबर हरा के फिर अपना अफगानिस्तान लौट जाएगा। जो पंजाब में गवर्नर नियुक्त किया था इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी को, उसने भी बोला सहयोग करेंगे बाबर को, आप आइए। ठीक है, उसको और चाहिए क्या था, लेकिन बाबर का कुछ और ही प्लान था। वह न सिर्फ 5 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, बल्कि यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना भी कर डालता है। ओके, अब जो आमंत्रित करने वाले थे, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी ने बाद में जयचंद को पराजित किया था, ठीक वही कहानी फिर दोहराई जाती है। ओके, 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है, क्योंकि बाबर को लगा था कि एक बार हरा चुका है इब्राहिम लोदी को राणा सांगा, ओके, तो ये फिर हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए खानवा का युद्ध जस्ट उसका अगला साल बाबर लड़ता है और जिहाद का नारा देता है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग समझिए, है ना। इब्राहिम लोदी के साथ तो उसने जिहाद का नारा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ओके, क्योंकि दोनों मुस्लिम थे, तो उससे जोश नहीं लाया जा सकता था सैनिकों के बीच। ठीक है, लेकिन राणा सांगा हिंदू था, तो यहाँ जिहाद का नारा दे दिया। ठीक है, धर्म युद्ध, तो उससे जोश आता था।
तो ये सब तरीका था। आज भी राजनीति में तरह तरह के तरीके खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, ठीक है। और राणा सांगा भी पराजित हो गया, उसकी योजना विफल रही। अगला राउंड में एक और शक्ति था, ओके, मेदिनी राय। वो चंदेरी के युद्ध में 1528 में उसे पराजित कर देता है। एक शक्ति आपके बच गए। एक तो मेन शक्ति जो अफगानों की शक्ति थी वह दिल्ली में थी, इब्राहिम लोदी हार चुका था, लेकिन फिर भी अफगानों की बहुत सारी और भी शक्तियाँ, टूटी फूटी शक्तियाँ थीं इधर उधर बिखरे हुए, खास करके बंगाल इलाका में। तो 1529 में उन अफगान शक्तियों को घग्गर की लड़ाई में बाबर पराजित कर देता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग, और इसके अलग अलग पक्ष हैं बाबर के, जब सांस्कृतिक पक्ष आएंगे और स्थापत्य के सेक्शन में आएंगे, साहित्यिक पक्ष आएंगे, तो ओके, उस समय कुछ और भी जानकारी बाबर के समझ मिलेगी। अब अगला शासक बनता है आपका हुमायूं। बाबर ने हुमायूं को कहा था, एक तरह से निर्देश दिया गया था बाबर के द्वारा कि अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच बराबरी पर करना है, ओके। ऐसा नहीं कि बड़े हो तो अकेले रख लेना। और हुमायूं ने उसका पूरा पालन किया, ठीक है। हुमायूं के द्वारा क्या किया जाता है, अपने तीनों भाइयों को, एक वो था, कुल 4 भाई थे, तो कमरान को जो है काबुल दे दिया गया, जो उन लोगों का मूल पॉइंट था, ठीक है। और अस्करी को दे दिया गया गुजरात और मालवा, जबकि हिंदाल एक भाई था, उसको दे दिया गया अलवर क्षेत्र राजस्थान का, ठीक है। अस्करी, गुजरात, मालवा, अलवर क्षेत्र किसको दिया गया, हिंदाल को, कामरान को काबुल क्षेत्र दे दिया गया। हुमायूं में कई तरह के ऐब थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। अफगानों को जो पराजित कर दिया था बाबर ने, लेकिन उसी में से एक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा था बिहार बंगाल क्षेत्र में, और वहाँ पर था शेरशाह। शेरशाह ने हुमायूं की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। प्रारंभ में कुछ सफलताएं जरूर मिली। बहादुर शाह के साथ भी, जो गुजरात का शासक था, कर्णावती ने लेटर भेजा था, बहादुर शाह के साथ भी उसका संघर्ष चल रहा था, शेरशाह के साथ भी। शेरशाह बहुत ही चालाक था और बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, वीर भी था, युद्ध नीति का कुशल ज्ञाता था, बचपन से उसका युद्ध में ही बीता था, ठीक है। उसने हुमायूं को अच्छी तरह से फंसाया। बंगाल अभियान के दौरान उससे जाने तो दिया, लेकिन आने के दौरान कर्मनाशा नदी के तट पर घेर लिया और उसे पराजित कर दिया, ठीक है, चौसा के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। अब बाद में बिलग्राम की लड़ाई में फाइनली 1540 में उसको पराजित कर देता है और खुद बादशाह की उपाधि ले लेता है। हुमायूं को भागना पड़ता है और रास्ते में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है अमरकोट, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। वहाँ से अपने भाई के पास जाता है कि शायद मदद मिले, लेकिन वो मदद के लिए नहीं, वो युद्ध के लिए तैयार था कामरान काबुल में। इस तरह से हुमायूं कामरान के विरुद्ध सफलता प्राप्त करता है हारते हारते, और कामरान के आंखें निकलवा कर उसे मक्का को भेज देता है, ठीक है। इधर जब तक शेरशाह जो था उसने भी काफ़ी सुधार किए भारत में। अगर आप देखते हैं खास करके राजस्व क्षेत्र में, अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल को राजस्व प्रशासन क्षेत्र में या फिर सैन्य प्रशासन क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला माना जाता है शेरशाह। और शेरशाह के मॉडल को जो आगे बढ़ाने वाला कौन हुआ, अकबर हुआ। तो ये आपका एक मीडिएटर था, समझ लीजिए शेरशाह। इसने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क किए और मुगलों के बीच में एक सूर वंश की स्थापना इसने की, जिसके 2-3 शासक हुए। लेकिन शेरशाह का जब कलिंजर में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे, ठीक है, कि सूरवंश को अच्छी तरह से रख पाते। उधर हुमायूं भी कामरान के विरुद्ध जीत प्राप्त करने के बाद शक्तिशाली हो चुका था। उसने शेरशाह के उत्तराधिकारियों को पराजित कर दिया, ठीक है। मच्छीवाड़ा की लड़ाई 1555 में हुई, जिसमें उस समय सिकंदर शाह सूर था, 3 पार्ट में बट गया था, है ना। इब्राहिम शाह सूर जो है दिल्ली में था, आदिल शाह सूर जौनपुर चुनार में था, सिकंदर शाह सूर जो था पंजाब में था। तो तीनों शक्तियों में से पहले सिकंदर शाह सूर को पराजित किया, फिर दिल्ली को भी जीत लिया, ठीक है। लेकिन हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है जल्द ही। फिर अकबर शासक बनता है, बादशाह बनता है बैरम खान के संरक्षण में, ठीक है। यहाँ तो आपके बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं जितना भी मैंने कहानी बताया है, ठीक है। और
एक आपका है बाबर को अपने अभियान के दौरान जब वह ग्वालियर जोधपुर वगैरह धौलपुर ग्वालियर वगैरह जीत रहा था, तो ग्वालियर के शासक विक्रमजीत से उसे कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। वो कोहिनूर का हीरा आया कहाँ से था, इसका कहानी को भी पूरा क्लियर आपको रखना है। मलिक काफूर साउथ के अभियान पर गया था अलाउद्दीन खिलजी के निर्देश पर, तो वारंगल के शासक ने उसे कोहिनूर का हीरा दिया था। ओके, तो हीरा जो था अभी ग्वालियर में था विक्रमजीत शासक के पास, तो हुमायूं से उसी ने भिजवाया था। तो उसके बाद मुगलों के पास रहा, मुगलों से लूट करके 1739 में नादिर शाह लूट करके ले गया था। फिर सिख शासकों के पास था, वहाँ से चला गया है अभी इंग्लैंड, वहाँ पर महारानी के मुकुट में रहता है, महाराजा के मुकुट में नहीं रहता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ शेरशाह के प्रशासन से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रशासन का जो स्वरूप था शेरशाह का, वो पूरी तरह से केंद्रीकृत था, ठीक है। उसने कुल 12 विभाग बनाया, विभागीय प्रणाली का शुरुआत एक तरह से आप मान सकते हैं कि किया। उसके अलावा दीवाने विराजत, दीवाने आरिच, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत और दीवाने कंजा, ये 5 प्रमुख विभाग थे, ठीक है। इसके बारे में दिल्ली सल्तनत में बता ही चुका हूँ। जो विराजत होता था वो आपका सबसे प्रधानमंत्री की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। और दीवाने आरिज जो होता था वो सैन्य मामलों को देखता था, और जो आपका दीवाने रिसालत होता था वो विदेशी हुआ और धार्मिक इत्यादि मामलों को देखता था, और कंजा जो था न्याय से संबंधित था, और इंसा दीवाने इंसा, दीवान में विभाग होता है, ओके। दीवाने इंसा जो था वो पत्राचार विभाग से संबंधित था। उसने स्पष्ट विभाजन किया था पूरे साम्राज्य का, ठीक है, सरकारों में विभाजन किया था। इसका जो एक सूत्र है आपका SPDM, ओके, सरकार परगना डेल मौजा, ठीक है, SPDM याद रखिएगा इसको। सरकार को विभाजित किया गया परगना में, परगना को डेल, डेल ऐसा गांव होता था जहां पर कृषि भूमि और वास भूमि दोनों होते थे, जबकि मौजा ऐसा गांव होता था जहां सिर्फ और सिर्फ खेती के भूमि होते थे। क्लियर। इसके अलावा भूमि के मापन के क्षेत्र में भी योगदान उसका है। पूरे दिल्ली सल्तनत में भूमि का मापन अगर कराने वाला कोई सुल्तान था तो इब्राहिम लोदी था। उसके बाद इसका नंबर आता है, ठीक है। ये दूसरा शासक हुआ, बादशाह का ऐसे था ये, ओके, शेरशाह सूरी, जिसने भूमि का मापन कराया था। और चूंकि सिकंदर लोदी ने मापन कराया था गज सिकंदरी से, तो उस समय और कुछ उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इसने जरीब और गज सिकंदरी के माध्यम से भूमि का मापन कराया, जो आप अंग्रेजों के काल में आगे जाकर के पढ़ेंगे, रैतवाड़ी बंदोबस्त। ओके, ये रैतवाड़ी बंदोबस्त को भी शुरू करने वाला शेरशाह ही था, जिसमें भूस्वामी माना गया कृषकों को, ठीक है। बीच में जितने भी मीडिएटर थे सारे को समाप्त कर दिया गया। ओके, भू राजस्व किस तरीके से अच्छी तरह से संग्रह किया जाए, उसके लिए भू राजस्व के लिए अलग अलग जो आपके उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद, उसकी एक तालिका बनवाई जिसे रैय कहा जाता था, ठीक है। GT रोड में इसका आप योगदान जानते ही हैं, सराय बनवाया था, बहुत सारा सराय बनवाया था। इसके अलावा एक असरफी रुपया और दाम, इस तरीके से 3 जो है अलग अलग मुद्राएं जारी की थी। रुपया तो आपका अंग्रेज काल तक चलता रहा, जो शेरशाह के द्वारा जारी किया था, लगभग सेम टू सेम, हल्का फुल्का परिवर्तन के साथ। नाम तो अभी भी चल रहा है, भारत हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो और कई देश हैं, है ना, जो रुपया नाम आप देखते हैं, ठीक है, वो शेरशाह के द्वारा ही चलाया गया था। तो शेरशाह का बहुत बड़ा योगदान रहा, भूमि मापन हो, सैन्य सुधार हो, जैसे चेहरा दाग प्रथा था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्लियर, शुरुआत। फिर सारे शासकों ने उधर बीच में बंद कर दिया था, फिर से इसे शुरुआत किया किसने, शेरशाह ने। बाद में फिर अकबर ने इसको प्राथमिकता दिया, चेहरा और दाग, जिसके माध्यम से काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को मनसबदारी व्यवस्था में रोका जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम लोग आज पढ़ेंगे, शेरशाह तक, बाबर, हुमायूं और शेरशाह, इसके कुछ प्रमुख पक्षों पर मैंने चर्चा की है। अब आप लोग क्लास कीजिए डिटेल में, ओके। आशा है कि आपको मुगल काल के ये पहले क्लास में जिन पक्षों को मैंने क्लियर करने की कोशिश की, आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ध्यान से पढ़िए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। मुगल काल के बाद आपका जो खत्म हो जाएगा मुगल काल, तो मराठा
हम लोग पढ़ेंगे, जो कि लास्ट क्लास होगा मध्यकालीन भारत का। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना स्टडी जारी रखिए और डेट जब आना होगा आएगा ही, निश्चिंत रहिए। उसका कोई विशेष विवाद नहीं है। 7th JPSC में एग्ज़ाम होना ही है, बस तैयार होकर उस दिन जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा IAS में। चलिए, मुगल साम्राज्य के मैटर को आपने शुरुआती स्तर पर समझ लिया होगा। अब इसके बारे में हल्के फुल्के स्टडी कर लीजिए। देखिए, ये फरगना का शासक था, 1494 में बना था और तैमूर का उत्तराधिकारी भी था। 1520 में पाकिस्तान का जो जम्मू के पास है शहर सियालकोट को जीता। 1525 में दौलत खान लोधी, राणा सांगा दोनों के द्वारा आक्रमण के लिए आमंत्रित किया गया और 20 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। देखिए, पानीपत के युद्ध से भी कई प्रश्न रहते हैं। बाबर ने इस युद्ध में जीत का श्रेय किससे दिया था? तीरंदाजों को दिया था, तोपचियों को। इससे अगर दोनों ऑप्शन रहता है तो तीरंदाज ही मारिएगा। तोपची में कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। और बाबर के द्वारा कौन सा पद्धति से यह जीता गया था? तुगलमा। ये तुगलमा पद्धति क्या था, इसकी चर्चा हम लोग मेंस में करेंगे। यहाँ पर जो है ग्वालियर धौलपुर जीतने के दौरान ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने कोहिनूर का हीरा भिजवाया था हुमायूं से बाबर को। बाबर के द्वारा अपने पुत्र हुमायूं को बदख्शा का गवर्नर भी बनाया गया था। आगे आइए, 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसी युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था। राणा सांगा जो इसे आमंत्रित किया था बाबर को, उसी को पराजित कर दिया। 1528 ईस्वी में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय का नाम आ चुका है, मालवा के शासक, ठीक है, महमूद खिलजी के टाइम में। 1529 में घग्घर की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया। देखिए, इब्राहिम लोधी अफगान ही था और अफगान की जो बची खुची शक्ति थी उसे भी पराजित कर दिया। अबुल फजल, बाबर ने अपनी उम्र हुमायूं को दे दिया। अबुल फजल का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, यहाँ भी प्रश्न बनते हैं प्रीलिम्स में। चलिए, अब हुमायूं के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हुमायूं के सलाह के अनुरूप कमरान को कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर प्रदान किया था। बाद में गुजरात और मालवा भी अस्करी को ही दिया था। ओके, प्रारंभ में संभल दिया था। हुमायूं को युद्ध 1532 दौरा की लड़ाई में पूर्वी अफगानों को फिर से पराजित किया। 1533 गुजरात मालवा को पराजित किया, कर्नावती जो इन्वाइट की थी। और 1537 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह पराजित कर देता है बिहार बंगाल को। तो उसके बाद वह बंगाल पर नियंत्रण के लिए जाता है, ओके, और चुनार के किले पर कब्जा कर लेता है। इस समय शेरशाह ने अधीनता स्वीकार करने की बात की थी कि चुनार अगर लौटा देता है हुमायूं से तो वह हुमायूं को अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन राजनीतिक और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हुमायूं ने शेरशाह के, शेरखां भी बोलते हैं उसे, शेरखां के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके कारण शेरशाह हुमायूं का कट्टर दुश्मन बन बैठा। और हुमायूं का प्रारंभिक तौर पर अंत कैसे हुआ? तो 1539 में कर्णासन नदी के तट पर चौसा के युद्ध में, या बक्सर का युद्ध भी बोलते हैं, 1540 के कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में पराजित हो जाता है शेरशाह से हुमायूं और इसने बादशाह की उपाधि शेरशाह ने इस विजय के बाद ली। शेरशाह के बारे में प्रश्न आते हैं। पिता जो थे हसन खां सूर, बचपन का नाम फरीद, और सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल बिहार के शासकों को संयुक्त रूप से पराजित कर अपनी स्थिति पूर्वी भारत में मजबूत कर लेता है। 1540 में कन्नौज बिलग्राम में जब जीत मिलती है तो बादशाह की उपाधि लिया। बंगाल को 16 परगनों में विभाजित किया। पूरा इलाका, जितना उसका कंप्लीट इलाका पर उसने विजय प्राप्त किया था, उसे 63 परगनों में विभाजित शेरशाह ने किया था। शेरशाह को यह भी डर था कि जो 16 परगनों में उसने विभाजित किया है उसके गवर्नर कहीं विद्रोह न कर दे, इसलिए उनके समन्वय के लिए एक अधिकारी काजी फजीहत का भी नियुक्ति किया था पहली बार बंगाल में। शेरशाह के द्वारा मालवा और अजमेर को भी जीता गया। 1545 में रायसेन के पूर्ण मल के विरुद्ध अभियान इसने चलाया। यहाँ पर जौहर व्रत का पालन किया था राजपूत महिलाओं ने। 1545 में शेरशाह कलिंजर अभियान पर गया। वहाँ पर जब वो तोप चलवा रहा था तो एक तोप जो है कलिंजर की दीवार को नहीं तोड़ पाया और वापस लग गया है शेरशाह को, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब चलिए शेरशाह के उत्तराधिकारी को देखिए। इस्लाम शाह पहला था जो कि शेरशाह का पुत्र था। इसके कुछ वर्क हैं जिसे आपको याद कर लेना चाहिए प्रीलिम्स की दृष्टि से। देखिए, इसका पहला जो वर्क है और दूसरा वर्क है उसमें काफ़ी समानता है।
इसने राजधानी को आगरा से ग्वालियर और खजाना को चुनार से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया। इक्ता भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया, यानी कि जो अधिकारियों को दिया गया था भूमि उससे सरकारी भूमि में बदल दिया। खालसा का अर्थ सरकारी होता है। अधिकारियों को राजकीय खजाने से वेतन देना शुरू किया ताकि भूमि के रूप में वेतन नहीं देना पड़े। इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध कराया। कुछ ऐसे इसके कार्य थे जिसके कारण खास करके इस्लामी उलेमा वर्ग और अमीर जो है नाराज हो गए थे। देखिए, इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह सूर शासक बना था और जिसके कारण यहाँ पर जो शेरशाह के द्वारा इतनी मेहनत के साथ साम्राज्य को विस्तारित किया गया था और शेरशाह ने अपनी वीरता के बल पर मुगलों को बेदखल किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आपसी लड़ाइयों में। फिरोज शाह सूर तो इस्लाम शाह के बाद बादशाह बना था, उसकी हत्या आदिल शाह सूर के द्वारा कर दी जाती है और दिल्ली, आगरा इत्यादि पर कब्जा कर ली जाती है। लेकिन जल्द ही इब्राहिम शाह सूर ने आदिल शाह सूर को पराजित कर दिया और आदिल शाह सूर का नियंत्रण जौनपुर चुनार पर बना रहा। इधर सिकंदर शाह सूर, एक तीसरा उत्तराधिकारी आप समझ सकते हैं, इसने पंजाब पर नियंत्रण कर लिया था। इस प्रकार आप देखते हैं कि शेरशाह का साम्राज्य जो था 3 स्पष्ट भागों में बंट चुका था और जो हुमायूं हार गया था उसके लिए यह एक सकारात्मक स्थिति सिद्ध होने वाली थी भविष्य में। चलिए अब देखिए हुमायूं का क्या हुआ 1540 में हारने के बाद। देखिए 1540 में हारने के बाद यह अमरकोट की ओर निकला जो पाकिस्तान में है। वहाँ के राजा विशाल से मदद की आशा में, लेकिन वह इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि शेरशाह के विरुद्ध मदद करता। लेकिन यहीं पर अकबर का 1542 में जन्म हुआ था और फिर यह काबुल में अपने भाई कमरान को पराजित कर, जिसमें हिंदाल जो इसका एक और भाई था उसने सहयोग हुमायूं का ही किया था, अलवर का जो गवर्नर बना था, पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत की। और फिर पहला जो पंजाब में आपने मैप में देखा वहाँ सिकंदर शाह सूर को 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई में पराजित कर दिया। हालांकि वह फिर बहुत दिनों तक बादशाह नहीं बना रह सका और जो 1556 में उसने जो पुस्तकालय बनाया था उसी से गिरकर, यानी कि पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। देखिए शेरशाह से अनेक प्रश्न आया करते हैं और कुछ फिक्स प्रश्न ही हैं, वे सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए शेरशाह के द्वारा मैंने बताया कि 12 विभागों की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रमुख थे दीवान विजारत, दीवान आरिज, दीवान इंसा, दीवान रिसालत और दीवान गंजा। शेरशाह के द्वारा एक विलायत नाम का पदाधिकारी पहली बार नियुक्त किया गया था जो प्रशासन से संबंधित था। एसपीडीएम मैंने बताया है सरकार परगना डेल मौजा। तो सरकार जो था वहाँ पर जो 2 प्रमुख अधिकारी थे, सिकदर सिकदरान और मुंसिफ मुंसिफान। सिकदर सिकदरान जो होता था सामान्य प्रशासन से संबंधित था, मुंसिफ मुंसिफान जो था भूमि प्रशासन से संबंधित था। अब आते हैं परगना स्तर पर। देखिए वहाँ पर जो था थोड़ा सा अपर लेवल था, तो वहाँ पर नाम थोड़ा लंबा था, बस इतना ही समझिए, सिकदर सिकदरान। तो यहाँ सिर्फ सिकदार है सामान्य प्रशासन के लिए। मुंसिफ है मुंसिफान को यहाँ पर सिर्फ मुंसिफ है, यानी कि भू राजस्व से संबंधित। अब आइए ग्राम स्तर पर जो था एसपीडीएम सरकार परगना डेल मौजा। डेल और मौजा में जो है, डेल जो है ऐसा गांव जिसमें वास भूमि और खेती भूमि दोनों होते थे और मौजा में सिर्फ कृषि भूमि ही होते थे। अंतर दोनों में समझ गए होंगे। ये शेरशाह के द्वारा नाम दिया गया था। शेरशाह से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी के द्वारा ही जमीन का मापन कराया गया था और शेरशाह ने अहमद खान के माध्यम से जमीन का माप कराया था और इसके लिए इसने जरीब और गज सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। माप की जो बड़ी इकाई थी वो परगना थी और छोटी इकाई बीघा। देखिए अनाज का क्या दर हो, ताकि जब आप नगद राजस्व आप लेने जाएं तो कुछ दर होना चाहिए ना कि हाँ इतना रुपया लेंगे। तो एक दर तालिका बनवाया था, उसी को रय या रई कहा जाता था। इससे बाद में जो है आपका अकबर ने भी अपनाया। मैं चर्चा कर ही चुका हूँ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शेरशाह ही था, जिसे बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के द्वारा भी शुरू किया गया था। भूमि कर जो था 1/3 से 1/4, यानी कि 25% से 33% प्रोडक्शन का। ओके, भू राजस्व के अलावा जरिवाना यानी कि जो मापन करते थे तो 2.5% लेते थे और कुछ जमींदार किस्म के लोग थे वो मुँह सिलाना लेते थे 5%। ओके, अकाल की समस्या से निपटने हेतु आपातकालीन व्यवस्था की जाती थी। प्रत्येक मन माने 40 kg 2.5 सेर, ठीक है, का अनाज गोदाम में रखा जाता था।
शेरशाह ने चेहरा और दाग प्रथा की शुरुआत की थी, जो अलाउद्दीन खिलजी पहले ही अपना चुका था। इसके अलावा शेरशाह के द्वारा जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था, जो बांग्लादेश में भी सोनारगांव है, वहाँ से पाकिस्तान का पेशावर तक, भारत में भी तो दिल्ली से कोलकाता मान सकते हैं। ओके, 1700 सराय का निर्माण कराया गया शेरशाह के द्वारा। 2 जगह से ही सिर्फ एक चुंगी लेता था। जगह जगह जब चुंगी लिया जाता है तो व्यापार में डिस्टरबेंस होता है, इसलिए एक सिंधु नदी यानी कि पाकिस्तान में और दूसरा सिकरी गली जो बिहार बंगाल बॉर्डर पर था, माने दोनों दिशाओं में एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर। इसके सिक्के असरफी 167 ग्रेन के सोने के सिक्के होते थे, रुपया चांदी के सिक्के होते थे 180 ग्रेन के, दाम 322 ग्रेन के तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है, चांदी की मात्रा तो घटती गई लेकिन नाम वही रहा, और यह 1835 तक अंग्रेज काल में भी चलता रहा, शेरशाह द्वारा जारी किया गया रुपया। और यह रुपया जो है वर्तमान में भी अपने नाम के साथ अस्तित्व में है, न सिर्फ भारत में बल्कि मालदीव हुआ या इंडोनेशिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ठीक है, हर जगह रुपया ही करेंसी है। एक था दाम 322 ग्रेन, ग्रेन माने एक चावल होता है, ग्रेन का अर्थ हमेशा रखिएगा एक चावल का वेट। ठीक है, जब 322 चावल आप डालेंगे उसका वेट करेंगे और 322 ग्रेन होगा। तो दाम जो सिक्का होता था तांबे का, वो वास्तव में 322 ग्रेन वेट का होता था। ये आपका था आज का। ओके, कल से हम लोग अकबर को अगले क्लास में स्टडी करेंगे, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब वगैरह। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन के माध्यम से मेंबरशिप को भी जरूर लीजिए, ताकि चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्रियां निरंतर लाता रहे। धन्यवाद।